हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके चैनल में स्टूडियस क्लासेज में। तो आज हम शेयर करेंगे एक शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान का एक और इम्पॉर्टेंट ये वीडियो, जिसके अंतर्गत हम लघु उत्तरी के 2 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो आप लोग की काफ़ी डिमांड पे बनाई गई है और दूसरा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन को रखा है। वैसे यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, लेकिन दूसरा और जो थर्ड क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन है, केवल पूछने का तरीका अलग है, इसलिए यहाँ पे जो है आपको मैं 2 ही क्वेश्चन बोल रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो है, एक अध्यापक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। इसकी बार बार आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं यहाँ बता दूँ कि ये वैसे तो शॉर्ट में यहाँ पे करा रही हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन 2019 के MGKVP यूनिवर्सिटी के लॉन्ग में भी पूछा है। तो आप जो है लॉन्ग में आए शॉर्ट में आए, दोनों में आपका ये जो आंसर है वो काम करेगा। और दूसरा क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में साक्ष्य संग्रह उपकरणों का नाम बताइए। ये प्रश्न MGKVP के 2017 में आया है। और इसी प्रश्न जो थर्ड क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन के लिए उपयुक्त साक्ष्य संग्रह के 4 उपकरणों का नाम लिखिए। तो जो ये दोनों क्वेश्चन है वो दोनों सेम ही है, इसलिए मैंने अथवा करके यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम एक एक करके जो है दोनों क्वेश्चनों को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखेंगे, एक अध्यापक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। तो उत्तर में आप हेडिंग डालेंगे, एक अध्यापक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता या आवश्यकता। अब यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले आप थोड़ा डिटेल थोड़ा सा बता दीजिएगा, फिर बाकी हम हेडिंग के अंतर्गत सब कुछ जो है अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो लिख देंगे कि वर्तमान समय में देखिए तो क्रियात्मक अनुसंधान अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रभाव विद्यालय की कार्य प्रणाली, शिक्षक प्रणाली, परीक्षण, प्रचारगण, अध्यापकगण आदि सब पर पड़ता है। एक अध्यापक क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता से बहुत सारी समस्याओं का समाधान काफ़ी कम समय में निकाल लेता है। इसलिए आवश्यक है कि अध्यापकों को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान हो। यानी इसमें कहने का मतलब बस मैंने थोड़ा सा डिटेल इसलिए बताया है ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, जो हम क्रियात्मक अनुसंधान करते हैं तो वो पहले तो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रियात्मक अनुसंधान, अगर विद्यालय के अंतर्गत कोई भी समस्या है उसका समाधान करने के लिए। तो सिंपल सी बात है कि जो क्रियात्मक अनुसंधान है उसका प्रभाव विद्यालय के अंतर्गत जो भी चीज़ें हैं सब पर पड़ेगा, चाहे विद्यालय की कार्य प्रणाली हो, विद्यालय के शिक्षक हो, चाहे विद्यालय की परीक्षण जो प्रक्रिया हो, चाहे शिक्षण प्रक्रिया हो, सब पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है। और क्योंकि जो क्रियात्मक अनुसंधान है इसकी एक खासियत यह है कि ये बहुत कम समय में समस्या का जो है समाधान निकाल देता है। तो ओवरऑल अगर डिस्कशन करें तो एक शिक्षक के लिए भी जो है इसका ज्ञान होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि क्रियात्मक अनुसंधान जो है हर समस्या को बहुत कम समय में हमारे सामने उसका समाधान निकाल देता है। तो ये हम थोड़ा सा डिटेल देके फिर आगे लिखेंगे कि क्या है वाकई में क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता या उसका ज्ञान क्यों आवश्यक है अध्यापक के लिए, वो हम बाई हेडिंग देखते हैं अब। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, एक अध्यापक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की उपयोगिता या आवश्यकता को निम्न बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। यानी ये सारे जो बिंदु हम बताएंगे वो ये सिद्ध करते हैं कि अध्यापक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो कौन कौन से बिंदु हैं देख लेते हैं। पहला है, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति में सुधार लाने हेतु। तो पहले देखिए, इसको समझिए कि अगर आपका जो अध्यापक है अगर उसे क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो वो चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाएगा। अगर शिक्षण पद्धति या पाठ्यक्रम जो भी है अगर उसको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ सुधार करेंगे तो बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाएगा या बच्चों को काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, तो इसलिए वह उसके अकॉर्डिंग जो है सुधार कर लेता है। सुधार किसकी मदद से करता है, क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से करता है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर अध्यापक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो काफ़ी उसे मदद मिल जाएगी पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में सुधार करने के लिए। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा सिद्ध हो गया। तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे लिखा है कि एक अध्यापक के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि इसी की मदद से वो पाठ्यक्रम एवं शिक्षण पद्धति में आवश्यकता अनुसार सुधार ला सकता है। यानी अध्यापक को अगर क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो वो उस क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से उसका उपयोग करके जहाँ पर भी उसे लगेगा, चाहे वो पाठ्यक्रम हो चाहे शिक्षण पद्धति हो, जहाँ पर भी उसे लगेगा कि यहाँ पर सुधार की आवश्यकता है, यहाँ पर एक ये समस्या है, इस समस्या को दूर करना है, उसका वो उपयोग कर सकता है। इसीलिए हर शिक्षक को जो है क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है
ताकि वो इस तरह की जो है चीज़ें कर पाए। दूसरा है विद्यालय की कार्य प्रणाली को सुदृढ़ बनाने में। तो जब अध्यापक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होता है तो वह उसकी मदद से अपनी क्रियाओं में विकास एवं सुधार कर पाता है, जिसके द्वारा विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाया जा सकता है। यानी अगर देखिए, अगर अध्यापक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि अगर वो कुछ पढ़ा रहा है बच्चों को, उसकी शिक्षण पद्धति में अगर उसे लगेगा कि कुछ उसकी क्रियाओं में, चाहे किसी भी क्रिया, उसके समझाने की क्रिया, उसकी पढ़ाने की क्रिया, अगर उसे लगेगा कि ये थोड़ा समस्या का रूप ले रहा है, आप उनकी ये एक्टिविटी जो भी कर रहे हैं वो, तो वो उसमें क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से वो सुधार कर पाएंगे। और जब ऐसा होगा तो वो बहुत बेहतर हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी, तो वो जो क्रिया उनकी थी जिसमें वो चाहते थे कि सुधार हो, वो बेहतर हो जाएगी। तो उसका सीधा असर तो आपके विद्यालय की कार्य प्रणाली पर पड़ेगा कि विद्यालय में सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से चल रही हैं, विद्यालय की कार्य प्रणाली बहुत उत्तम हो गई है। तो कहीं ना कहीं विद्यालय की कार्य प्रणाली सुदृढ़ बनाने में भी जो है शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पे बता दिए। चलिए थर्ड पॉइंट भी देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारा हो जाएगा कार्य पद्धति का मूल्यांकन स्वयं करना। तो देखिए इसके अंतर्गत लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होने से शिक्षकों को अपनी कार्य पद्धति का मूल्यांकन स्वयं करने का अवसर मिल जाता है, जिसके फलस्वरूप शिक्षा पद्धति में सुधार देखने को मिलता है। यानी अध्यापक को अगर क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो सबसे पहले देखिए वो अपने ही कार्य पद्धति का जो है मूल्यांकन कर पाएगा। मूल्यांकन करने का मतलब कि वो ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे, वो खुद अपनी जो कार्य पद्धति है उसका वो मूल्यांकन करेगा कि हम जो कर रहे हैं क्या वो अच्छा है कि नहीं, उसमें क्या खामियां हैं, क्या खूबियां हैं, उसको किस तरह और बेहतर कर सकते हैं। तो ये सब कुछ स्वयं, यानी मूल्यांकन करने का जो है काम वो स्वयं करने का उसे एक तरह से मौका मिल जाता है। किसका ज्ञान होने से? क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होने से। और इसका असर कहाँ पड़ेगा? उसकी शिक्षण पद्धति में देखने को मिलेगा कि उसकी मूल्यांकन करने के बाद उसकी शिक्षण पद्धति और इम्प्रूव हो गई और सुधर गई। तो ये चीज़ हमारा हो जाएगा कि कार्य पद्धति का मूल्यांकन स्वयं करने के लिए भी शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चौथा आ जाएगा अपने दायित्व का बोध कराने में। तो इसमें लिखेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षक को उसके उत्तरदायित्व का बोध कराने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः स्पष्ट है कि शिक्षकों को अपने दायित्व का बोध हो सके, इसके लिए उन्हें क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यानी अगर अध्यापक को उस क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो उसकी मदद से वो अपने उत्तरदायित्व को समझ पाएगा कि उसका उत्तरदायित्व क्या है विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में, यानी विद्यालय की रिस्पेक्ट में उसका उत्तरदायित्व क्या है, बच्चों के समक्ष उसका उत्तरदायित्व क्या है, विद्यालय के लिए उसका उत्तरदायित्व क्या है। तो अपने उत्तरदायित्व को समझने के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान उसे होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसे पता चल जाए कि वो अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह सही से नहीं कर पा रहा है, कहीं पर कुछ समस्याएं हैं, तो वो उसी क्रियात्मक अनुसंधान का उपयोग करके उन समस्याओं को दूर कर सकता है और अपने दायित्व को अच्छे से निर्वहन कर सकता है। तो ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट हमारा है छात्रों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने हेतु। तो पांचवें पॉइंट के अंतर्गत लिखेंगे शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होने से वो छात्रों के अनुसार शिक्षण विधि में अपने सुधार करता है, जिससे छात्रों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि होना निश्चित ही होता है। यानी छात्रों की उपलब्धि स्तर में वृद्धि हो, इसके लिए भी जो है शिक्षक उसको क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर उसे क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होगा तो वो ये समझ पाएगा कि उसके शिक्षण विधि में कहाँ सुधार की ज़रूरत है। क्योंकि हर बच्चा एक ही शिक्षण विधि से नहीं समझ पाता, तो हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसे समझाने की कोशिश वो करता है कि हर बच्चे को समझ में आ जाए। अगर उसे लगता है कि इस वजह से नहीं आ पा रहा है, ये तरीके से बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, तो वो अपनी समझाने के तरीके में जो समस्या है उसको दूर करने की कोशिश करेगा क्रियात्मक अनुसंधान की मदद से, और फिर वो और अच्छा कर देगा, बेहतर कर देगा अपनी शिक्षण विधि को, जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बच्चे को समझ में आ जाएगा सब कुछ, तो बच्चों की उपलब्धि स्तर में ऑलरेडी जो है वृद्धि हो जाएगी। तो ये हमारा एक पॉइंट हो जाएगा कि छात्रों के उपलब्धि स्तर में वृद्धि करने हेतु तो भी शिक्षक को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। तो बस 5 पॉइंट यहाँ पे लिख दिए मैंने, ऑलरेडी काफ़ी है इतना। उसके अतिरिक्त मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दूंगी कि इन सब के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे बिंदु हैं, जैसे छात्रों की बहुमुखी प्रतिभाओं के विकास करने हेतु, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने हेतु, विद्यालय की क्षमता एवं सामर्थ्य में सुधार करने हेतु आदि, जो ये स्पष्ट करते हैं कि शिक्षकों को क्रियात्मक अनुसंधान का ज्ञान होना आवश्यक है।
तो आई थिंक ये लॉन्ग में आया, शॉर्ट में आया, आप आराम से कर लेंगे। तो अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्रियात्मक अनुसंधान में साक्ष्य संग्रह उपकरणों का नाम बताइए। या फिर क्वेश्चन को पूछ सकता है, क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन के लिए उपयुक्त साक्ष्य संग्रह के 4 उपकरणों का नाम लिखिए। तो 4 उपकरण का नाम लिखना है या फिर कोई साक्ष्य संग्रह उपकरणों का नाम लिखना है। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान में मूल्यांकन के लिए उपयुक्त कुछ साक्ष्य संग्रह उपकरण का वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। तो पहला देखिए, साक्ष्य संग्रह उपकरण हमारा है केस रिकॉर्ड। तो केस रिकॉर्ड एक साक्ष्य संग्रह उपकरण है। ये संगठन द्वारा बनाए गए व्यक्तिगत ग्राहकों के रिकॉर्ड को संदर्भित करते हैं, जिनका उपयोग विश्लेषण के लिए भी किया जाता है। आपको नाम लिखना है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा डिटेल बता दीजिएगा 2-2 लाइन में। यानी इसमें देखिए क्या है कि एक तरह का ये जो है रिकॉर्ड ही है। इसमें होता क्या है कि जो भी जिस व्यक्ति का आपको रिकॉर्ड रखना है, उससे संबंधित चीज़ों को आप इसमें लिख देंगे या फिर संगठित कर देंगे, जिसका उपयोग आप बाद में भी उस विश्लेषण के लिए कर सकते हैं। दूसरा है शोध डायरी। तो यह क्रियात्मक शोधकर्ता के लिए उपयोगी उपकरण है। शोध डायरी अनुसंधान प्रक्रिया, घटनाओं, प्रतिबिंबों और शोधकर्ता द्वारा अनुभव किए गए विचारों का एक रिकॉर्ड है। अतः स्पष्ट है कि यह भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य उपकरण है। यानी शोध डायरी भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य उपकरण है, क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है कि जो शोध करता है वो इस अनुसंधान की क्या प्रक्रिया है, क्या क्या घटनाएं हुई अनुसंधान में, शोधकर्ता ने क्या क्या महसूस किया, मतलब क्या उसका अनुभव रहा, ये सब कुछ जो है शोध डायरी में वो नोट करता है। तो यहाँ से भी हमको काफ़ी मदद मिल जाती है। तो ये भी एक तरह का महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह उपकरण हुआ। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा हमारा है ऑडियो एवं वीडियो टेप रिकॉर्डिंग। तो यह भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह उपकरण है। ये बेहतर सबूत पेश करते हैं, जिनका विश्लेषण बाद में किया जा सकता है, और जब किसी को अपने काम को देखने की बात आती है तो ये बेहद उपयोगी होते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए आप जानते हैं ऑडियो और वीडियो कितना इंपॉर्टेंस है आज के सोशल मीडिया के समय में, तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किसी के बारे में अगर कुछ भी जानना चाहते हो तो देखिए आप फ़ोटोज़ देख लेते हैं, या सॉरी ऑडियो सुन लेते हैं। अगर किसी की मतलब हमें किसी का जो है जानना है कि उसने उस टाइम क्या बोला था, या जो भी उसके बारे में अगर वीडियो है, तो वो सब कुछ अगर हम रिकॉर्ड कर लें उस टाइम जब हुआ था और बाद में हम उसको देखें, तो हम एक तरह से सबूत पेश करते हैं कि उस टाइम ये हुआ था, और वो फिर हम बाद में उसका विश्लेषण कर सकते हैं। या कोई व्यक्ति ये जानना चाहे कि उस टाइम उसने क्या काम किया था, तो काम को देखने के लिए भी वो इसका उपयोग कर सकता है। तो एक तरह से संग्रह का काम तो ये कर ही रहा है। तो ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह है। चौथा है प्रश्नावली। तो यह भी एक साक्ष्य संग्रह उपकरण है। इसके अंतर्गत आमतौर पर मानकीकृत प्रश्नों का सेट शामिल करते हैं, जो एक विशिष्ट विषय का पता लगाते हैं, जिसका सीधा संबंध क्रियात्मक अनुसंधान से होता है। यानी देखिए प्रश्नावली की मदद से भी जो है हम डाटा एकत्रित कर सकते हैं, संग्रह कर सकते हैं। इसमें देखिए अगर हमको किस तरह से इसका उपयोग करेंगे, तो उसमें ये है कि जैसे हम कुछ प्रश्न जो है वो उसका सेट बना लें, यानी कुछ प्रश्नों का सेट बना लें। फिर उस प्रश्नों को अगर हम पूछते हैं, जिसका हमको रिकॉर्ड रखना है, जिसके बारे में हमको जानना है, तो वो जो भी बताएगा उसके अकॉर्डिंग हम उसको नोट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि वो क्या सीखा, या क्या उसमें जो भी मतलब जो भी कमियां थी, अगर हम क्रियात्मक अनुसंधान कर रहे हैं तो उसमें अगर हमने उसका समाधान किया तो वो कहाँ तक समाधान सही से साबित हुआ, सबको समझ में आया कि नहीं। बहुत सारा चीज़ हम इसके अंतर्गत प्रश्न के माध्यम से समझ के नोट कर सकते हैं। तो प्रश्नावली भी क्या हो गया, साक्ष्य संग्रह का काम करा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये भी क्या है, एक महत्वपूर्ण साक्ष्य संग्रह उपकरण है, क्योंकि ये अनुभव को यानी साक्ष्य को, सबूतों को क्या कर रहा है, एकत्रित कर रहा है प्रश्नों के माध्यम से बस। ठीक। पांचवा हमारा है अवलोकन। तो अवलोकन में लिखेंगे कि अवलोकन भी डेटा एकत्र करने का एक अच्छा तरीका है। यह प्रत्यक्ष रूप से उस विषय के साथ किया जा सकता है जो यह जानते हुए या अनजान है कि आप उसका अवलोकन कर रहे हैं। यह निर्धारित समय अवधि में अवलोकन के माध्यम से साक्ष्यों का संग्रह किया जा सकता है, यानी एक निर्धारित समय अवधि में। तो देखिए अवलोकन जो है, देखिए आप 2 तरीके से कर सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से तो करेंगे, मतलब किसी का ही आप जो है वाकई में रियल में करेंगे, लेकिन हो सकता है कि आप उसको बिना बताए उसका अवलोकन कर रहे हैं, या फिर आप उसको बता के अवलोकन कर रहे हैं। होता है ना, टीचर कहता है कि तुम लोग पढ़ रहे हो कि नहीं, मैं देख रहा हूँ सबको। तो और एक होता है कि आप किसी को बिना बताए ये देखिए, समझने के लिए कि वो इंसान किस तरह का है, आप उसको बिना बताए उसका अवलोकन करें। तो अवलोकन करके आप उसके बारे में डाटा एकत्रित कर सकते हैं। तो यही चीज़ है कि अवलोकन भी क्या है, डाटा एकत्रित यानी संग्रह करने का एक उपकरण है। इसमें बस ये है कि आप इसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से तो जो है किसी का
उसके बारे में मतलब जानते हैं, अवलोकन करके नोट करते हैं उसके बारे में सब कुछ। बस डिफरेंस ये है कि हो सकता है कि वो जान रहा हो कि आप उसका अवलोकन कर रहे हैं, हो सकता है कि वो ना जान रहा हो, दोनों केसेस में हो सकता है। और इसमें जो आप अवलोकन कर रहे हैं, एक निश्चित अवधि में आप अवलोकन के माध्यम से जो भी आपने साक्ष्य या सबूत जुटाए हैं आप उसको संग्रहित करके नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं या जो है रख सकते हैं। तो ये सारे मैंने 5 यहाँ पे उपकरण बता दिए। लास्ट में हम लिख देंगे कि इन सब के अतिरिक्त कुछ अन्य साक्ष्य संग्रह उपकरण और भी हैं, जैसे साक्षात्कार है, नहीं साक्षात्कार का मदद आप ले सकते हैं, फोटोग्राफी, फील्ड नोट्स, चेकलिस्ट इत्यादि जो क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत प्रयोग या उपयोग किए जाते हैं। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन करा दिए, स्पेशली 3 ही क्वेश्चन थे, दोनों क्वेश्चन लास्ट के सेम थी, इसलिए मैं 2 ही क्वेश्चन कह रही हूँ। तो आई होप कि आपको वीडियो के माध्यम से समझ में आ जाए और आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाए। अगर आप लोगों की कोई और रिक्वेस्ट है तो आप लोग बताइएगा, मैं कोशिश वैसे करती हूँ कि सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर पाऊँ। फिर भी अगर नहीं हो पाती तो सॉरी, जिसकी नहीं हो पाती है, बाकी फिर भी सपोर्ट करते रहिए। आने वाले टाइम पे आपको बहुत अच्छे अच्छे नोट्स देखने को मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।